तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट ब्लॉकचेन का वन शॉट देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें देखना है सबसे पहले यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या है कि ब्लॉकचेन के जो प्लेटफॉर्म्स है और जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म है कि किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के टाइप्स है ब्लॉकचेन के, वो हमें देखनी है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, उसके बाद है कॉन्सोर्टियम, इथेरियम, हाइपरलेजर, आयोटा, कोर्डा, R3, वो सब हमें देखने हैं। उसके बाद कॉन्सेंसस एक प्रिंसिपल होता है ब्लॉकचेन का, वो हमें देखना है। और उस कॉन्सेंसस हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, उसके 4-5 मेथड है, वो हमें देखने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में हमें देखना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी हम स्पेशली बिटकॉइन देखेंगे कि क्या होता है, कब आया था बिटकॉइन। उसके बाद उसमें भी हम इथेरियम भी देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी देखेंगे देखेंगे वॉलेट क्या होते हैं, ये सब हम यूनिट 4 में देखने वाले हैं। यूनिट 5 में हम देखेंगे कि इथेरियम क्या है, इथेरियम प्लेटफॉर्म कैसा है, जो सॉलिडिटी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, उसमें ईवीएम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये सब हम यूनिट 5 में देखने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 6 एक पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है कि ब्लॉकचेन केस स्टडी। उसमें जैसे कि ब्लॉकचेन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, आईओटी, एनर्जी सेक्टर में, यही सब हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम अ, सभी चीज़ें एक एक ट्रांजैक्शन हुआ है, समझो कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक का एक ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो ट्रांजैक्शन का लेजर बुक तुम्हारे अकाउंट के स्टेटमेंट में रहता है। तो ठीक है, तो एक ऐसा टेक्निक और नेटवर्क जहाँ पे ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, स्मॉल या छोटा, तो उसका हर एक ट्रांजैक्शन का लेजर बुक सबके पास हो, यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन में। ब्लैक तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज टेक्निक है। उसके बाद अ, जो ब्लॉकचेन होता है उसमें जो सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो हर एक जो ट्रांजैक्शन है फुल्ली इनक्रिप्टेड रहता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहता है, तो फुल्ली सिक्योर है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब क्या, कि एक बार अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसको रिमूव, अंडू नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। तो मतलब हर एक के नेटवर्क में लेजर बुक के पास वो जाएगा ही जाएगा। तो ये सब फीचर्स है ब्लॉकचेन के। तो हमें सबसे पहले देखना है कि टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले टाइप क्या है, पब्लिक ब्लॉकचेन। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है कि सभी के पास नेटवर्क का एक्सेस रहता है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है एक। और यहाँ का जो लेजर बुक रहता है वो सबके पास शेयर्ड रहता है, मतलब जो हमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेट जैसे कॉन्सेंसस मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन। तो सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी है, फुल्ली इनक्रिप्टेड है, और स्लोअर होता है क्योंकि जैसे मतलब अगर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ गए तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने में हमें स्लोअर फील करता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर तुम्हें बताना है तो बिटकॉइन, इथेरियम, ये पॉपुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, यही सब डिटेल्स दिए है। तो मैं तुम्हें क्या करूँगा कि सबसे पहले आसान आसान भाषा में बताऊँगा, और तुम यहाँ पढ़ भी सकते हो, और तुम्हें मैं इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स अगर रह गए तो वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फुली सेंट्रलाइज विथ नंबर, नो सिंगल एंटिटी कंट्रोलिंग देम, वही लिखना है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन शेयर लेजर दैट एनीवन कैन व्यू एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो यही सब लिखना है तुम्हें। दिस इज सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। एक बार पढ़ लो, और यही पॉइंट्स तुम्हें लिख लो। मैं तुम्हें हिंदी में बताऊंगा, वो तुम्हें आगे सबसे पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए, उससे तुम कुछ भी लिख सकते हो हिंदी में। तो तुम उस पेज से 2-3 पेज तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उस ब्लॉकचेन को मैनेज करती है, मतलब जो पूरा नेटवर्क है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ का क्या होता है कि हम मतलब लिमिटेड स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट को ही हम अलाउ करते हैं नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए। तो ये क्या होता है, लिमिटेड है, तो ब्लॉकचेन फास्ट है, इफिशियंट है,
तो अगर फ्यूअर पार्टिसिपेंट है तो कंपटीशन कम है, और अगर फ्यूअर पार्टिसिपेंट तो लेस डिसेंट्रलाइज है, लेस ट्रांसपेरेंसी है। तो तुम्हें यही पॉइंट लिखने हैं कि लेस डिसेंट्रलाइज मीनिंग लेस डिसेंट्रलाइज है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा कंट्रोल है, तो और ट्रांसपेरेंसी कम है। तो यही सब तुम्हें पॉइंट लिखने हैं। अब ब्लॉकचेन के एग्जांपल बताया जाए तो जो ब्लॉकचेन्स अगर किसी इंडस्ट्री में अगर स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं ब्लॉकचेन्स, अभी आगे आगे एग्जांपल है उसमें, तो जो वो ब्लॉकचेन्स है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स है, ठीक है। तो blockchains are often used in businesses enterprise for application like supply chain tracking or internal record management where privacy speed are important. These are the private blockchains. उसके बाद है consortium blockchains. ये भी एक टाइप ऑफ प्राइवेट ब्लॉकचेन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करते हैं। जो हमारी ब्लॉकचेन की ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करते हैं। तो ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, लेकिन उससे प्राइवेट से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है कंसोर्टियम, ठीक है। एक्सेस टू द ब्लॉकचेन एंड इट्स डेटा इज लिमिटेड टू द मेंबर ऑफ कंसोर्टियम। उस एक्सेस पाने के लिए हमें उसका मेंबर होना चाहिए, तो ही एक्सेस मिलेगा। दिस टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्री वेयर मल्टीपल पार्टीज नीड टू वर्क टुगेदर सच एज बैंकिंग एंड हेल्थ केयर, and it is the are more decentralized than private blockchain but still provide better privacy and efficiency compared to public blockchain। अगर लिमिटेड है तो हमें क्या मिलेगी, प्राइवेसी ज़्यादा मिलेंगी और इफिशियंसी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्लॉकचेन। उसके बाद है ना फोर्थ टाइप है आयोटा। आयोटा मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन। तो ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आईओटी डिवाइसेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन से वो हैंडल करते हैं। तो डिज़ाइन इज स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी आईओटी के लिए हमने वो स्पेशलाइज डिज़ाइन किया है। अनलाइक ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स, आईओटी यूजेस अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड टेंजल विच इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। हम यहाँ पे टेंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फास्टर एंड फीस ट्रांजेक्शन मेकिंग इट फॉर आइडियल फॉर माइक्रो ट्रांजेक्शन बिटवीन आईओटी डिवाइसेस। IOTA is highly scalable because every transaction helps to validate a previous one and reducing bottlenecks. It is often used in applications where IoT devices communicate and exchange data security, such as smart cities, connected cars, and industry automation. तो वही जो जहाँ पे IoT डिवाइसेस होते हैं ना, वहाँ पे हम IOTA प्लेटफॉर्म टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही सब तुम्हें लिखना है। उसके बाद है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है कि बिटकॉइन इज अ फर्स्ट एंड वेल नोन क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2009 में चालू हुई थी, और किसी संतोषी नाकामोटो जो नाम है उसने, वो भी पता नहीं अननोन है वो पर्सन, लेकिन उसने वो चालू किया था, ठीक है। अभी फिलहाल तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही नीचे आया है, अभी तो फिलहाल कुछ 86,000 पे है, लेकिन वो बीच 86 लाख पे है। तो वो बीच बीच में ना 100 लाख के पास गया था, ठीक है, 100 लैक्स। तो भाई तो मतलब क्रिप्टो करेंसी में तो ना है फ्यूचर तो है। इट ऑपरेट्स ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन क्या है, पब्लिक ब्लॉकचेन है वेयर एनीवन कैन पार्टिसिपेट एंड व्यू ट्रांजैक्शंस। बिटकॉइंस और डिजाइन एज अ डिजिटल करेंसी, जो कि हम पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएट पर्सन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन या बिटकॉइन, तो इससे क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी बढ़ी है, और हर एक के पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अकाउंट है, तो विच इज़ मेंटेन ऑन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे हम नोड्स कहते हैं। तो ईच नोड यूजेस अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। हमें माइनिंग करनी पड़ती है विच सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन एंड ऐड देम टू द ब्लॉकचेन। तो हम ये माइनिंग और सेंसेस आगे पढ़ेंगे। तो और बिटकॉइन ना प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेंसस पे यूज़ करता है, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करता है। तो बिटकॉइन इज वाइडली यूज एज अ स्टोर वैल्यू एज अ डिजिटल गोल्ड और सिक्योर और बॉर्डरलेस पेमेंट। हम यहाँ पे कुछ मतलब कुछ कंट्री के रेगुलेशंस वगैरह कुछ मतलब उसको लिमिटेड नहीं कर रहे हैं, और मतलब तुम विदाउट एनी बॉर्डरलेस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ईजी है, ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज है। तुम्हें यही सब पॉइंट लिखने हैं कि इम्यूटेबल है और ट्रांजैक्शंस, ये भी तो ये सभी पॉइंट में बिटकॉइन में भी लिखने हैं। तो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन सिक्योर थ्रू द क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स।
और इट माइट बी हाईली रेजिस्टेंट टू फ्रॉड और हैकिंग, ठीक है। और बिटकॉइन की तुम मैक्सिमम साइज भी लिखो कि 21 मिलियन कॉइन्स है, जो कि उसकी नेचुरल साइज है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक सेकेंड क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम। तो इथेरियम इज अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट extends functionality of Bitcoin by allowing developers to create decentralized apps and smart contracts। तो इथेरियम में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते हैं। तो ये भी एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सॉलिडिटी यूज़ करते हैं, और जो कि 2015 में विटैलिक ब्यूटेरिन के नामक बंदे ने लाया था, ठीक है। तो वाइल बिटकॉइन फोकस ऑन डिजिटल करेंसी, इथेरियम किस पे फोकस करता है कि प्रोग्रामेबल और एग्जीक्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है कि एक सेल्फ एग्रीमेंट कोड होता है, और इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स विथ प्रीडिफाइंड रूल्स एंड कंडीशंस। मतलब एक एक कोड होता है जहाँ पे अगर जो कि कंडीशन डिफाइन करता है, कंडीशन डिफाइन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है वो प्रोग्राम, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम इथेरियम में यूज करते हैं। दिस कैपेबिलिटीज हैज मेड इथेरियम एज फाउंडेशन फॉर इनोवेशन लाइक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप एंड नॉन फ्यूजेबल टोकन्स, ठीक है, एनएफटीज। तो हम क्रिप्टो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी, हम ईथर नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है ईटीएच, उसका हम यूज करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन एंड पेइंग फीस। एंड इथेरियम, अब इथेरियम का जो कॉन्सेंसस क्या होता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब जो मतलब प्रीवियसली 2022 के पहले हम प्रूफ ऑफ वर्क पे ही इथेरियम काम कर रहा था, लेकिन 2022 के बाद वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हुआ है। तो जो करंट वाला इथेरियम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेंसस यूज करता है, ठीक है। कॉन्सेंसस हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है कि वो मतलब समझो कि कुछ अ, एक टेक्निक है जिससे क्या होता है कि जो लेजर बुक है वो जो अपडेटेड करंट लेजर बुक है वो सभी के पास है और अपडेटेड है, ये इंश्योर करता है कॉन्सेंसस। तो हाइपर लेजर क्या है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो हाइपर लेजर है। इट इज नॉट अ ब्लॉकचेन इटसेल्फ, बट इट इज एन ओपन सोर्स कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होस्ट बाय लिनक्स फाउंडेशन, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर क्रिएटिंग प्राइवेट एंड कंसोर्टियम ब्लॉकचेन्स टेलर टू बिजनेस नीड्स। अब ये हाइपर लेजर क्या है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन का एग्जांपल है एक, जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि लिनक्स ने बनाया था। तो और हाइपरलेज फोकस करता है इंटरप्राइज ब्लॉकचेन, जैसे मतलब इंडस्ट्री के लिए या किसी कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए मतलब वो प्राइवेट है, स्केलेबल है, और कंसोर्टियम मतलब परमिशन यहाँ लगने वाली है, ठीक है। दिस ऑफर्स अ फ्रेमवर्क्स लाइक इंक्लूडिंग हाइपरलेजर फैब्रिक्स विच अलो बिजनेसेस टू क्रिएट अ कस्टम ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। यहाँ पे हम हाइपरलेजर फैब्रिक का यूज करते हैं, जो कि कस्टम ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हमें क्रिएट करने के लिए यूज करता है। तो दिस नेटवर्क्स कैन बी सिक्योर एंड इफिशिएंटली हैंडल प्रोसेस लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके लिए हम इस हाइपरलेजर का यूज करते हैं कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसलिए हम हाइपरलेजर का यूज कर सकते हैं, या कुछ कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसके लिए भी यूज होता है। और हाइपरलेजर प्रोवाइड मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल टूल्स लाइक मेकिंग इट पॉपुलर चॉइसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर स्पेसिफिक बिजनेस एप्लीकेशंस। वही कि किसी भी पॉपुलर चॉइस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है, यही तुम्हें लिखना है। उसके बाद हाइपरलेजर इज हाईली वर्सटाइल ऑफरिंग मल्टीपल टूल्स एंड हाइपरलेजर सॉर्टिथ इज डिजाइन फॉर द डायनामिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। हाइपरलेजर इंडी फोकसेस ऑन डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफाई मैनेजमेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, हाइपरलेज सॉटूथ और हाइपरलेज इंडी, ठीक है। ये तुम्हें एग्जांपल भी लिखने हैं। उसके बाद है जो मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्सेंसस इन मतलब कॉन्सेंसस इन ब्लॉकचेन। अब कॉन्सेंसस होता क्या है कि इट रेफर्स द प्रोसेस बाय विच ऑल पार्टिसिपेंट्स इन नेटवर्क एग्री ऑन वैलिडेट एन ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन एडेड टू द ब्लॉकचेन, कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सबके पास गया, मतलब सबके पास पहुंचता है, वैलिडेट करता है एक कॉन्सेंसस। तो since blockchain is decentralized, there is no network authority to verify the transactions. Instead, constant mechanism ensure that all nodes maintain consistent copy of ledger book, ठीक है। कॉन्सेंसस क्या इंश्योर करता है कि सबके पास एक जो लेजर बुक की कॉपी है वो सेम है, कंसिस्टेंट है, मेंटेन है, ठीक है। The process is crucial for maintaining trust, prevent fraud, ensuring integrity of blockchain.
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंसस मैकेनिज्म ईच विद इट्स ओन अप्रोच। तो उसमें से हमें सभी पढ़ने हैं। तो कि एक पीओडब्ल्यू है जो कि बिटकॉइन यूज करता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब दूसरा हो जाता है पीओएस जो इथेरियम यूज करता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जिसको ट्रांजेक्शन करना है उसके पास एक कुछ स्टेक होना चाहिए, तो उससे हम इंश्योर करते हैं कि कॉन्सेंसस। तो उसके बाद हमें देखना है प्रूफ ऑफ, उसके बाद देखना है प्रैक्टिकल बेंजेटाइन फॉल्ट टॉलरेंस देखना है हमें। तो ये सब हम मैकेनिज्म एक एक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि इज वन ऑफ मैकेनिज्म विच इज यूज बाय द बिटकॉइन और मेनी अदर ब्लॉकचेन्स। ठीक है, सबसे पहले और इजीएस्ट यही आया था प्रूफ ऑफ वर्क। तो इन प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि नेटवर्क पार्टिसिपेंट कॉल माइनर्स, माइनर्स क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। उससे क्या होता है कि solving these puzzles requires significant computation power, and first miner to solve puzzle gets to add next block of transaction to blockchain and earns a reward. This process ensures that adding new blocks is difficult and requires efforts, making network secure and resistant to tampering. तो however क्या होता है कि POW is centralized, is criticized for its high energy consumption and solve transaction speed, especially एज नेटवर्क ग्रोथ। तो जैसे पीओड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम्हें बिटकॉइन चाहिए तो माइनिंग, तुमने सुना है ना, माइनिंग क्या होता है कि बिटकॉइन में माइनिंग करते। तो यही है माइनिंग की एक माइनर जो कि एक पजल सॉल्व कर रहा है, जो माइन कर रहा है, तो इसको ही माइनिंग बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इंश्योर होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो मतलब कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं करने वाला, कि वो ऑथेंटिक पर्सन है जो कि एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहता है। तो उसको कुछ उस माइनिंग का रिवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे जब पीओबीडब्ल्यू में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें कंपटीशन पावर ज़्यादा लग रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो हो रही है। तो अगर नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए तो और एफिशिएंसी कम होगी। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। तो ये पीओडब्ल्यू कौन यूज़ करता है कि ये बिटकॉइन नेटवर्क है वो पीओडब्ल्यू यूज़ करता है। and minus uses a specialized computers called SKIs application solving specific critical circuits to solve that cryptographic puzzle known as hash। तो कभी कभी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि SKIs जो हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफिक पजल जो हैश होता है वो सॉल्व करने के लिए। दिस पजल इन्वॉल्व्स फाइंडिंग हैश वैल्यू दैट मीट्स द स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू टास्क दैट रिक्वायर ट्राइंग टू बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये होता है कि पीओडब्ल्यू वाला। तो पीओएस में क्या होता है कि पीओएस एक कॉन्सेंसस एल्गोरिथम है जो डिजाइन होता है कोई एनर्जी इफिशिएंट अल्टरनेटिव फॉर प्रूफ ऑफ वर्क। जो यहाँ पे जो कंप्यूटेशन एनर्जी वेस्ट हो रही थी उसका एफिशिएंट वे है पीओएस। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग पजल, वैलिडेटर्स जो कि माइनर्स है आर चूजन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट दे होल्ड एंड विलिंग टू स्टेक। स्टेक क्या होता है कि उनको थोड़ा एक अमाउंट होता है जो उनको स्टेक करना पड़ता है। तो उस हिसाब से उनको ना मतलब ट्रांजैक्शन दिया जाता है कि जिसके जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है उसको वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया जाएगा। तो वैलिडेटर्स आर रिवार्डेड बाय फॉर देयर वर्क विद द ट्रांजैक्शन फीस और न्यूली माइंड कॉइन्स। इफ वैलिडेटर एक्ट्स मैलिशियस दे रिस्क लूजिंग देयर स्टेक क्रिप्टो करेंसी। तो जो तुमने स्टेक किए थी जो क्रिप्टो करेंसी, अगर तुमने कुछ मैलिशियस एक्ट किया तो क्रिप्टो करेंसी मतलब तुम लूज करोगे। ठीक है, वो क्या बोलते उसको सिक्योर की जाएगी बाय द नेटवर्क। तो पीओएस कंज्यूम्स फॉर लेस एनर्जी देन पीओडब्ल्यू मेकिंग इट मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इट ऑल्सो इनेबल फास्टर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड सुटेबल फॉर स्केलेबल ब्लॉकचेन्स। ठीक है, तो इथेरियम इसलिए पीओडब्ल्यू से पीओएस पे शिफ्ट हुआ है। तो Ethereum 2.0 participant who want to become validators must lock up at least 32 ETH as a stake। तो जो Ethereum 2.0 है तो उसमें तुम्हें अगर तुम्हें पार्टिसिपेंट होना है तो तुम्हें एटलीस्ट 32 ETH का स्टेक तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो वैलिडेटर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड टू प्रपोज एंड वैलिडेट न्यू ब्लॉक्स बेस्ड ऑन देयर स्टेक विथ हायर स्टेक इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग चूजन। तो यही वही है कि तुम्हारे पास अगर ज़्यादा स्टेक है तो तुम सिलेक्ट होने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा हैं। और वो
सिलेक्ट भी रैंडम होंगे, मतलब जो वैलिडेटर्स होए वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे, उनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है उसको वो नेटवर्क अलोकेट किया जाएगा, मतलब वो ब्लॉक उसको अलोकेट किया जाएगा। तो प्रूफ ऑफ एक्टिविटी क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है पीओडब्ल्यू और पीओएस का। तो यही क्या है कि हाइब्रिड कंसेंसस एल्गोरिथम दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ पीओएस एंड पीओडब्ल्यू। तो पीओएस एंड पीओडब्ल्यू में क्या होता है कि पीओएस क्या करता है कि पजल सॉल्व करवाता है, और पीओएस क्या होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है उसको अलोकेट किया जाता है। तो इट बिगेन्स विथ माइनस सॉल्विंग अ पीओडब्ल्यू पजल्स। तो सबसे पहले पीओवी पजल सॉल्व करना पड़ता है, अगर सॉल्व हुआ तो एक एम्प्टी ब्लॉक क्रिएट होगा, और विच कैन बी साइन टू अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेंट्स हु ओन द क्रिप्टो करेंसी एंड चूज रैंडमली। तो अब जिसने वो मतलब जिसने वो पजल सॉल्व किए थे उनमें से सबसे पास जिसके सबसे ज़्यादा जिसके पास स्टेक होगा उसको वो नोड ब्लॉक अलोकेट किया जाएगा। तो वंस इनफ स्टेक होल्डर्स हैव साइंड द ब्लॉक एंड इट इज फाइनलाइज्ड टू एडेड ब्लॉक चेन। So POA improves upon the high energy consumption of POW by requiring the less computational power while still maintaining high level of security. It also encourages active participants from stakeholders, creating balance between decentralized and efficient. तो इसके बाद है प्रूफ ऑफ बर्न। प्रूफ ऑफ बर्न भी एक टेक्निक है। तो वो एक कॉन्सेंसस है जहाँ पे तुम्हें कुछ तुम्हें वैलिडेट करने के लिए ना कुछ बर्न करना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है तो उसमें से कुछ पार्ट तुम्हें बर्न करना पड़ेगा। बर्निंग मीन्स सेंडिंग कॉइन्स टू अ इरिकवरेबल एड्रेस एफिशिएंटली रिमूविंग देम फ्रॉम द सर्कुलेशन परमानेंटली। तो तुम्हें कुछ वो ट्रांजेक्शन खरीदने के लिए वो मतलब परमानेंटली वो बर्न कॉइन्स सेंड करने पड़ेंगे। तो उसका और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसके बाद तुम्हें कुछ रिवार्ड भी मिलता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ द This process acts as a proof of commitment as participants demonstrate their willingness to sacrifice valuable assets to secure the network. The more the coins burns, higher chance to the being selected for the next block. ठीक है। Proof of burn balance energy efficiency and security because unlike POW it does not require extensive computational power. तो यहाँ पे POW जैसी पावर यूज नहीं कर रहे हैं, और इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी स्लिम कॉइन यूजेस पीओबी whereas the participants burn coins to earn mining privileges and rewards over a time। तो जो स्लिम कॉइन है वो पीओबी यूज करता है। उसके बाद है बेंजेटाइन जनरल प्रॉब्लम। तो बेंजेटाइन जनरल प्रॉब्लम क्या है कि इट इज अ प्रॉब्लम इज अ फेमस थॉट experiment that illustrate the challenge of the achieving consensus in the distributed system। It focuses on the situation where मैं तुम्हें एग्जांपल से मतलब यहाँ पे ना डायग्राम नहीं दी, तुम्हें मैं समझाता हूँ कि बेंजेटाइन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर तुम देखो कि यहाँ पे एक जनरल है बड़ा वाला, एक कैप्टन है, उसने 3 जनरल को ऑर्डर दिए। तो आता अब इन 3 जनरल में से ना एक है गद्दार, ट्रेटर है, ठीक है, एक ट्रेटर है। तो अगर जो कैप्टन है, अगर कैप्टन ने ऑर्डर दिया है कि हमला करना है, वॉर वॉर और वॉर, सबको वॉर करने के लिए बताया। अब होता क्या है कि सभी फील्ड पे है ना, और सभी और फील्ड में है। तो हम इंश्योर ट्रांजेक्शन इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर सब जो कैप्टन है वो सबको मैसेज सेंड करेगा। अगर अब क्या होगा, जनरल के पास मैसेज आने के बाद वो इसको भी भेजेगा कि वॉर, और इसको भी भेजेगा कि वॉर। और तो जनरल इस ये जनरल भी क्या करेगा कि इसको भेजेगा कि वॉर, और इसको भेजेगा कि वॉर, ठीक है। लेकिन ये जनरल क्या करेगा, ये तो ट्रेटर है, ये तो गद्दार है, तो ये क्या करेगा, इस जनरल को भेजेगा कि और नहीं करना है, हमें बैक जाना है, हमें ड्रॉ ड्रॉ करना है कि हमें बैक जाना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सभी को क्या बताया था कि तुम्हें हर एक को वैलिडेट करना है, हर एक को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ ये वाला बंदा देखेगा कि मेरे को 2 मैसेज और के आए हैं और एक मैसेज बैक का है, तो ये वैलिडेट ऐसे करेगा कि मेजॉरिटी बेसिस पे। तो इससे क्या समझेगा कि ये जनरल गद्दार है। तो फिर भी अगर बैक आया तो ये दोनों जो जनरल्स है वो और कंटिन्यू रखेंगे। और इस प्रकार हम एक गद्दार होने के बाद भी एक मतलब
जो करेक्ट डिसीजन लेंगे इन दिस कंप्लीट नेटवर्क। तो यही यही हमें पढ़ना होता है कि बेंजीटाइन जनरल जनरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक बार थ्योरी समझते कि इट फोकस ऑन द सिचुएशन वेयर सम पार्टिसिपेंट्स माइट एक्ट मैलिशियस और फेल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अब यही वो बनता है वो जनरल वाला, ठीक है। इमेजिन अ ग्रुप ऑफ जनरल्स कमांडिंग ऑन एन आर्मी हु मस्ट डिसाइड वेदर टू अटैक और रिट्रीट। तो वही कि तुम्हें अटैक करना और रिट्रीट करना है। दे नीड टू एग्री ऑन अ सिंगल प्लान टू सक्सेस, ठीक है। अगर मतलब एक ही प्लान पे तुम्हें स्टिक हो गया तो ही तुम सक्सेस रहोगे। बट दे फेस टू इशू, सम जनरल्स मेयर ट्रेटर्स सेंडिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जैसा ये जनरल था कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा था, और कम्युनिकेट बिटवीन देम माइट बी अनरिलायबल। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू इंश्योर दैट ऑल लॉयल जनरल्स एग्री ऑन सेम डिसीजन इवन इज द प्रेजेंस ऑफ द डिसऑनेस्ट पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये हमारे नेटवर्क में होने के बाद भी हम इंश्योर कैसे करेंगे कि सही डिसीजन लिया जाए। दिस प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम वेयर देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। यही प्रॉब्लम होता है एक डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी में भी। वही हम सॉल्व करते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ बेंजीटाइन जनरल प्रॉब्लम। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लॉकचेन बेंजीटाइन जनरल प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड टू इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क। तो ये सॉल्व होता है प्रैक्टिकल बेंजीटाइन फॉल्ट टॉलरेंसेस के consensus algorithm से। तो blockchain consensus algorithms such as the POW and practical Byzantine fault tolerance are designed to solve this problem by ensuring all honest nodes agree on the state of ledger. So solving this problem is crucial for blockchain system and maintain security, prevent fraud and achieve decentralized. तो तुम वो अगर तुमने डायग्राम निकाली तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम लिख सकोगे और तुम्हें प्रॉब्लम समझ आए, मतलब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल बेंजीटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, PBFT, ठीक है। तो यही सब होते हैं कि कॉन्सेंसस एल्गोरिथम वाले। तो उसके बाद है कोर्डा। कोर्डा भी एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बिजनेस एंड इंश्योर सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस। इट फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग इन solution to industry like finance, healthcare and supply chain. Unlike public blockchains, Corda is permission platform, meaning only authorized participants can access and validate transaction. मतलब ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है। Corda ensure privacy by sharing data only with participants involved in the transaction rather than broadcasting it to entire network. यहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर लेवल है यार, एक समझो कि कंपनी है और उन्होंने एक कोर्डा ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैनेजर्स है, जो कुछ मैसेज हो गए मैनेजर लेवल के, वो सिर्फ मैनेजर के पास ही जाएंगे। जो एम्प्लॉय लेवल के मैसेज जो वो सभी के पास जाएंगे। तो एक होता है कि डेटा ना सभी ब्रॉडकास्ट करने, सभी नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, वो एज पर द प्राइवेसी वो सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। दिस मेक्स इट फॉर आइडियल फॉर द इंडस्ट्रियल दैट रिक्वायर कॉन्फिडेंशियल एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस। तो वो एक कॉर्डा है। तो R3 भी क्या होता है कि इट इज कंपनी बिहाइंड द कॉर्डा। जो कॉर्डा नेटवर्क बनाया उसके बिहाइंड जो कंपनी है वो R3 है। इट इज अ ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इट्स टेक्नोलॉजी कंपनी दैट अवेलेबल टू क्रिएट कॉर्डा फॉर इंटरप्राइज यूज। तो जो एक जो R3 क्या है कि एक ग्लोबल कंसोर्टियम है। मतलब कंसोर्टियम क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है जो कि नेटवर्क हैंडल करता है, ठीक है, मैनेज करता है। तो R3 गोल इज टू एड्रेस इनएफिशिएंट, हाई कॉस्ट एंड ट्रेडिशनल सिस्टम बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस। तो कंपनी हैज पार्टिसिपेंट्स विद मेजर बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, मेकिंग कॉर्डा वाइडली अडॉप्ट प्लेटफॉर्म इन इंटरप्राइज ब्लॉकचेन स्पेस। तो यही है कि R3 की स्टोरी। अब तुम्हें ना डिफरेंस लिखना है बिटकॉइन और इथेरियम में। हमने स्पेसिफिकली इच क्रिप्टो करेंसी की बात की है। तो डिफरेंस तुम एक बार पढ़ लेना, मैं कुछ अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। बस इतना ही है यूनिट 3 में।